हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1IAS यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, जैसे कि शक्तिकांता दास को प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पे नियुक्त कर दिया गया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2। अभी ये पीके मिश्रा के साइड में उनके साथ साथ काम करेंगे। बीएसएफ ने ऑर्गेनाइज किया है बॉर्डरमैन मैराथन। एक बार पहले ही बता चुका हूं, जब इसके बारे में जिक्र किया गया था, अनाउंस किया गया था, तो उसके बारे में भी देख लेंगे, है ना। अभी कंडक्ट हुआ है तो उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई है किसकी? वुमेन पीस कीपर्स की। कहां पे हुई है? इंडिया में हुई है। क्यों हुई है? कितने पीस कीपर्स हैं? इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। कौन से कंट्रीज सबसे ज्यादा पीस कीपर्स में कंट्रीब्यूट करती हैं, इन सारी चीजों में के बारे में हम लोग जानेंगे। और 45 कंट्रीज के एम्बेसडर एस जयशंकर साहब के साथ काजीरंगा नेशनल पार्क में गए थे। क्यों गए थे? और काजीरंगा नेशनल पार्क ऐसे भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। और भी जैसे कि मॉरिशस ने नेशनल डे के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है, तो मॉरिशस के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हमेशा की तरह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको दिए हुए थे आपके टेलीग्राम चैनल में 24 फैब के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मिल चुका था। पहले देखिए क्वेश्चन 1 क्या है। रिसेंटली न्यूज डेरियन गैप, कल बताया था, डेरियन गैप इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच कंट्रीज? डेरियन गैप कौन सी दो कंट्रीज के बॉर्डर पे अभी है? तो इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया था कल, इसका करेक्ट आंसर है कोलंबिया एंड पनामा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेरियन गैप आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये लगातार ही न्यूज में रहा है। आपको पता है कि यूएसए ने इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को अभी इंडिया में भेजा, अमृतसर के एयरपोर्ट पे, है ना। उनको एयरफोर्स के विमान से भेजा गया था, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डेरियन गैप, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके इलीगल जो इमिग्रेंट्स है यूएसए में एंटर करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे तादाद लगातार ही लास्ट के कुछ सालों में बढ़ते हुए देखी गई है। यहाँ पे इस गैप को बहुत लोग अब यूज करने लगे हैं, इसी रूट के सहारे एक तरीके से यूएसए में इलीगली एंटर करते हैं, ना। कल मैंने आपको क्या क्या बताया था? कल मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। आपको याद रखना है, यूएसए के जस्ट नीचे मैंने आपको बताया था क्या है, मैक्सिको है। और मैक्सिको के जस्ट नीचे कौन सी कंट्री है? ग्वाटामेला, ग्वाटामेला एंड बिलाइज, ग्वाटामेला एंड बिलाइज है। उसके नीचे एल सल्वाडोर और होंडुरस, है ना। ये सारी चीजें बता चुका हूं। उसके नीचे आपको याद रखना है, बार बार आप थोड़ा सा इसको देखते रहोगे तो याद होता रहेगा। उसके नीचे आपको निकरकागुआ मिलेगा, उसके नीचे कोस्टा रिका मिलेगा, फिर मिलेगा पनामा, और फिर मिलेगा कोलंबिया। एंड पनामा एंड कोलंबिया के बॉर्डर पे ही क्या है? उसके बॉर्डर पे ही है डेरियन गैप, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। बहुत लोग यूज करते हैं। डंकी रूट के बारे में आपने सुना होगा, तो ये भी एक तरीके का डंकी रूट ही है, ठीक है। इलीगली घुसने की कोशिश करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से चीजों को आपको कवर करते हुए चलेंगे। काफी ज्यादा माउंटेनियस रीजन है और यहाँ पे काफी ज्यादा गैंग भी एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा एक्सटॉर्शन किया जाता है। इंडियन और भी जो इलीगल लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबका एक्सटॉर्शन किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिजिटल पायलट लाइसेंसिंग आर ट्रू? ठीक है, डिजिटल पायलट लाइसेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च डिजिटल पब्लिक लाइसेंसिंग। कल मैंने आपको बताया था कि डिजिटल पायलट लाइसेंसिंग को लॉन्च किया गया है इंडिया की तरफ से, बट इंडिया पहली कंट्री नहीं है, इंडिया सेकंड कंट्री है। पहली कौन है? पहली है चाइना, एंड सेकंड कौन है? इंडिया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन देखते हैं। इट इज एन इनिशिएटिव टू डिजिटाइज द इशुएंस एंड रिन्यूअल ऑफ पायलट लाइसेंसेस। तो यस, ऑब्वियसली करेक्ट, बी बिल्कुल करेक्ट है। सी देखते हैं। इट एम्स टू एनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन पायलट सर्टिफिकेशन। तो सी भी बिल्कुल करेक्ट है। डी देखते हैं। द सिस्टम एनेबल्स रियल टाइम वेरिफिकेशन ऑफ पायलट क्रेडेंशियल। तो डी भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो बी, सी एंड डी आर करेक्ट। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको थोड़ा सा समझते हुए करना है। कल के करंट अफेयर्स में मैं ऑलरेडी ये सारी चीजें कवर करवा चुका हूं। थर्ड देखते हैं। द यूएस सीनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड हुम एज न्यू एफबीआई डायरेक्टर। किसे न्यू एफबीआई डायरेक्टर बनाया गया है? तो काश पटेल को बनाया गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये चीज ऑलरेडी आपको पता है ना। तुलसी गबार्ड को भी अभी अप्रूव कर दिया गया था, तुलसी गबार्ड को भी अभी अप्रूव कर दिया गया था। इन्हें क्या बनाया गया था? डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। विवेक रामास्वामी को डोज से बाहर निकाल दिया गया था, आपको पता है। और प्रतीक पटेल कौन है? इसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, पहले एक बार बता चुका हूं, ठीक है। इस तरीके से चीजों को कवर करते हुए चलना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। रिसेंटली इंडिया एंड कतर हैज सेट एन एम्बिशियस टारगेट टू डबल बायलैटरल ट्रेड टू व्हाट अमाउंट? ठीक है, इंडिया और कतर का ट्रेड अभी 14 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है, कल बताया था। इसे हमें बढ़ा के कितना कर लेना है? इसे हमें बढ़ा के 28 बिलियन यूएस डॉलर्स कर लेना है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यही टारगेट रखा गया है इंडिया और
कतर की तरफ से, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को समझते हुए चलना होगा। और इसमें मेजर पोर्शन किस चीज का होता है, इसमें मेजर पोर्शन नेचुरल गैस का होता है। अराउंड 40% बाय वॉल्यूम और बाय वैल्यू हम लोग इंपोर्ट करते हैं किससे, कतर से। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हर चीज को आपको कवर करके थोड़ा सा चलना होगा। क्वेश्चन 5 देखिए, गल्फ ऑफ बहरीन इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कौन सी दो कंट्रीज के बीच में गल्फ ऑफ बहरीन है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये है बहरीन एंड कतर के बीच में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसके बीच में है, बहरीन एंड कतर के बीच में है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये किस गल्फ के अंदर में आता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बता देता हूं मैं। ये आता है पर्शियन गल्फ के अंदर में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसके अंदर में, पर्शियन गल्फ के अंदर में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को आपको समझते हुए चलना होगा, तभी सारी चीजें क्लियर होगी। ये सारे थे आपके कल के करंट अफेयर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अब हम लोग आज के करंट अफेयर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, पहला टॉपिक देखिए क्या है, शक्तिकांता दास अपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो अब इनको भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया गया है ऑलरेडी। एक तो पीके मिश्रा साहब है ही, है ना, अब उनके साइड में ही काम करेंगे कौन, शक्तिकांता दास जी। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ऑलरेडी इन्होंने काफी बढ़िया बढ़िया पोजीशन को हेल्ड किया। इससे पहले ये फाइनेंस सेक्रेटरी भी थे, एंड देन फिर ये गवर्नर भी बनाए गए। गवर्नर इनको 2018 में बनाया गया था, है ना। फिर इनको, इनका 3 साल का कार्यकाल होता है, 19, 20, 21 को इनको रिटायर होना था, बट फिर 3 साल का और एक्सटेंशन दिया गया। मतलब इन्होंने 2 पूरे कार्यकाल समाप्त किए। 2024 में ये रिटायर हो चुके हैं, और अब इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 का पद दे दिया गया है। अब ये पीएमओ में काम करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चीजों को आपको समझते हुए चलना होगा। अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है, पीके मिश्रा, और उससे पहले निपेंद्र मिश्रा थे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से चीजों को आपको कवर करते हुए चलना होगा। इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, शक्तिकांता दास के बारे में। शक्तिकांता दास जी जो है 1980 के आईएएस ऑफिसर है। 1980 के आईएएस ऑफिसर है, तमिलनाडु कैडर के, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, देन फिर गवर्नर रहे। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, शक्तिकांता दास के बारे में आपने सुना होगा कि इनको ए ग्रेड मिला था, A+ ग्रेड मिला था शक्तिकांता दास जी को। शक्तिकांता दास जी को A+ ग्रेड मिला था। एक ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि शक्तिकांता जी काफी ज्यादा बढ़िया काम करते हैं, उनको A+ ग्रेड दिया गया था, ये एक्रेडिटेशन दिया गया था, और ये चीज लगातार उनको 2 साल लगातार मिली थी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चीजों को आपको समझते हुए चलना होगा। शक्तिकांता दास जी का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, कोरोना के टाइम पे भी यही गवर्नर थे, है ना। इन्होंने अपनी जिस टाइप की पॉलिसीज करी, इंडिया के लिए काफी ज्यादा काम आई है, और अब इनको पीएमओ में काम मिल चुका है। ठीक है, तो शक्तिकांता दास जी को आपको भूलना नहीं है, इसको आपको कवर करते हुए चलना है। अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है, पीके मिश्रा है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। और उससे पहले कौन थे, निपेंद्र मिश्रा थे, जो कि फिर राम जन्मभूमि भी अभी देख रहे हैं। ये चीज आपको पता है। ठीक है, उसका डेवलपमेंट भी करवा रहे हैं। तो सारी चीजों को समझते हुए थोड़ा सा चलना होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी टू बी गेस्ट ऑफ ऑनर एट मॉरिशस नेशनल डे सेलिब्रेशन, सेज प्राइम मिनिस्टर राम गुलम। ठीक है, अब मॉरिशस के पीएम ने इनवाइट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को उनके नेशनल डे पे, मॉरिशस के नेशनल डे पे, और इसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। ये चीज आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो मॉरिशस काफी इंपॉर्टेंट कंट्री, आपको पता है, इंडियन ओशन में, और हमारा एक फ्रेंड है, खास फ्रेंड है ना। हमारा हिस्टोरिकल कल्चरल रिलेशन रहा है इनके साथ, और 70% ऑफ पॉपुलेशन जो वहां पे है वो इंडियन ही आप कह सकते हो, इंडियन ऑरिजिन ही है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंडियन ऑरिजिन लोग ही इंडेंजर्ड लेबर के तौर पे गए हुए थे, उनको ब्रिटिशर्स लेकर गए थे वहां पे, और फिर वो वहीं पे बस गए। तो अब आप ध्यान रखेंगे कि वहां की जो 70% पॉपुलेशन है, या 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन है, वो कौन है, वो इंडियन ऑरिजिन ही है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मॉरिशस की जो लोकेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। एक बार हम लोग वो देख लेंगे कि मॉरिशस की लोकेशन एकदम क्या है। ठीक है, तो मॉरिशस की लोकेशन है, देखो, मेडागास्कर के ईस्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि ये कहां पे है, ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, है ना, ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, इंडिया के थोड़ा सा आपको साउथ में मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पोर्ट लुइस इसका कैपिटल है, पोर्ट लुइस इसका कैपिटल है, मॉरिशस का कैपिटल है। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बारे में कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है। तो इनका जो नेशनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है,
बट इंग्लिश बोलने वालों की पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले ये एक कॉलोनाइज्ड कंट्री भी रह चुके हैं, जैसे कि इंडिया एक कॉलोनाइज्ड कंट्री थी। कॉलोनी किसकी थी? ब्रिटिशर्स की। मॉरिशस भी कॉलोनी ब्रिटिशर्स की थी, जिनसे इनको 1868 में आजादी मिली थी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इंग्लिश इनका एक नेशनल लैंग्वेज है, बट सबसे ज्यादा जो लोग बोलते हैं वहां पे फ्रेंच बोलते हैं, नहीं तो क्रियोल लैंग्वेज बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चीजों को थोड़ा सा समझ के आपको चलना होगा। क्रियोल लैंग्वेज नहीं तो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं ज्यादातर, मेजोरिटी देख लो, ज्यादातर लोग यही बोल रहे हैं। इंग्लिश बोलने वाले काफी ज्यादा कम है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिर्फ 0.5% पॉपुलेशन जो है वो इंग्लिश बोलती है, और वही नेशनल लैंग्वेज है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिलीजन वाइज देखा जाए तो 38.5% जो लोग हैं वो हिंदू फेथ को बिलोंग करते हैं। 24.9% जो लोग हैं वो रोमन कैथोलिक हैं, और 18.2% जो लोग हैं वो मुस्लिम्स हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा समझते हुए चलना होगा। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, वो उनको आप कह सकते हो वो इंडियन ऑरिजिन की है। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। मॉरिशस से रिलेटेड आपने चागोस आइलैंड के बारे में भी सुना होगा। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। चागोस आइलैंड के बारे में 2024 में न्यूज में था, क्योंकि यूके ने हैंडओवर कर दी थी इसकी सॉवरेनिटी किसको? मॉरिशस को, क्योंकि ये पहले मॉरिशस का ही पार्ट था, बट यूके ने इसको कब्जा कर रखा था। और जब 1968 में आजादी दी गई मॉरिशस को, किससे? यूके से आजादी मिली। उससे जस्ट 3 साल पहले 1965 में यूके ने चागोस आइलैंड को मॉरिशस से अलग करके उसको एक ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी घोषित कर दिया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी घोषित कर दिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उससे पहले क्या थे? ये कॉलोनाइज कंट्री थी, ये कॉलोनी थी। जब आजादी देने का टाइम आया मॉरिशस को, उससे 3 साल पहले इन्होंने ये खतरनाक गेम किया। इन्होंने क्या किया? चागोस आइलैंड को अलग ही कर दिया उससे मॉरिशस से, और उसको ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी घोषित कर दी, और वहां के लोगों को भी भगा दिया, ठीक है। इधर उधर आसपास की कंट्रीज में सेटल कर दिया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अभी हाल फिलहाल में ही चागोस आइलैंड न्यूज में था। क्यों? क्योंकि इसकी जो सॉवरेनिटी अभी तक किसके पास थी? अभी तक ब्रिटिशर्स के पास थी। ये मॉरिशस को वापस मिल गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी जो चागोस आइलैंड है, इसमें भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, मतलब ये पूरा आर्किपेलागो है। इसमें 58 आइलैंड्स है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो सबसे बड़ा आइलैंड है चागोस में, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक बार बताता हूं मैं फिर से। मॉरिशस में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मॉरिशस है ना, मॉरिशस का ही पार्ट है क्या? चागोस आइलैंड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चागोस आइलैंड से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जिसमें टोटल 58 आइलैंड है। इसमें जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो कौन सा है? वो है डिएगो गार्सिया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हुआ क्या? अभी चागोस आइलैंड की सोवरेनिटी तो वापस मिल गई है किसको? मॉरिशस को, बट डिएगो गार्सिया को अभी भी हथियार रखा है यूके ने। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे यूएसए का मिलिट्री बेस है, जिसको वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और वहां के जो लेबर्स थे उनको भगा दिया गया था उनकी जमीन से। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आसपास की कंट्रीज में भी सेटल कर दिया गया था गलत तरीके से, है ना। तो यहाँ पे सारी ह्यूमन राइट्स सब सारी चीजें खत्म हो जाती है यूके और यूएस के हिसाब से। ये चीज आपने ध्यान रखना है। तो समझ में आया कि नहीं आया? मॉरिशस के बारे में आपको सारी चीज पता होनी चाहिए। मॉरिशस एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। कहां पे? देख लिया, ईस्ट ऑफ मडागास्कर में। इधर आपको ऊपर साइड आपको मिलेगा चागोस आइलैंड, जो कि 500 किलोमीटर साउथ होगा किसके? मालदीव्स के। मालदीव्स के जस्ट नीचे आप जाओगे तो आपको चागोस आइलैंड देखने को मिलेंगे, और वहीं पे आपको मिलेगा डिएगो गार्सिया। और वहां से एक तरीके से बेस बना रखा है यूएसए ने, और कंट्रोल करने की कोशिश करता है इस पूरे रीजन को, ठीक है। इंडियन ओशन रीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूएसए के लिए, आपको पता है। और उसकी जो पूरी पॉलिसीज है अब यूरोप को छोड़ के इस तरफ ही शिफ्ट हो रही है। इंडियन ओशन टाइप साइड ही शिफ्ट हो रही है, तो इसलिए वो इस बेस को तो कभी भी नहीं छोड़ने वाले। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आई थिंक आपको सारी चीज समझ में आ चुका होगा, है ना। अभी अभी नवीन रामगुलन ने इनवाइट तो किया हमारे प्राइम मिनिस्टर को, पर इनके बारे में आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि 2024 में इलेक्शंस हुए थे, जिसमें ये जीत चुके हैं, ठीक है। तो नवीन रामगुलन जीत चुके हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर बने हैं 2024 में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मॉरिशस और मालदीव्स में थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सारी चीजों को थोड़ा सा आपको दूर करते हुए चलना होगा, ठीक है। आई थिंक आप मालदीव्स के बारे में सारी चीजें समझ चुके हैं। कोई पॉइंट ऐसा नहीं रहा होगा जो आपका बच गया होगा, ठीक है। एक और चीज थोड़ा सा देख लीजिए। हम लोग मॉरिशस को बहुत अलग अलग टाइप से सपोर्ट करते हैं। उसमें से 2-3 चीज जो हम लोग अभी कर रहे हैं उनके साथ एक बार थोड़ा सा देख सकते हैं। हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट में, रिनोवेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट में भी हम लोग मॉरिशस को सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो हर चीज को थोड़ा सा कवर करते हुए चलोगे तो सारी चीजें क्लियर रहेंगी। उसका जो कैपिटल है वो क्या है? पोर्ट लुइस है। ये चीज आपने ध्यान रखना है, ठीक है। हर चीज को कवर करते हुए चलो।
नेक्स्ट टॉपिक है हार्डी मटर। हार्डी मटर हु स्टैब्ड सलमान रुशदी फाउंड गिल्टी ऑफ अटेम्प्टेड मर्डर। ठीक है, तो अब इनको दोषी करार दे दिया गया है हार्डी मटर को। अब इनके नाम से आप नहीं जानते होंगे, बट आप सलमान रुशदी को जानते होंगे। ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखी थी, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है हमारे एग्जाम्स में, जितने भी हमारे बीपीएससी के एग्जाम्स हैं और पीसीएस एग्जाम्स हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं किससे, सलमान रुशदी साहब से। ठीक है, अब इनका जन्म मुंबई में ही हुआ था, बट ये ब्रिटेन में चले गए थे और वहां पे ये एक राइटर है। इन्होंने एक किताब लिखी थी 1988 के अंदर, सैटेनिक वर्सेस, जो कि एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है उसके खिलाफ मानी गई और उसकी वजह से इनके ऊपर फतवा जारी कर दिया गया था कि इनको मार दिया जाएगा। ठीक है, 2022 में ये न्यूयॉर्क में एक स्पीच दे रहे थे, उसी टाइम इन पे किसी ने हमला कर दिया और हमले के दौरान इनकी जो एक आंख है वो पूरी खराब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जन्म कहाँ पे हुआ है, मुंबई में हुआ है, मतलब इंडियन ओरिजिन व्यक्ति हैं ये, ब्रिटेन में रह रहे हैं, ब्रिटेन की नागरिकता है इनके पास। जब इन्होंने बुक लॉन्च करी 1988 में, तो उस टाइम राजीव गांधी ने इनकी बुक को बैन कर दिया गया था, की बुक को बैन कर दिया गया था नोटिफिकेशन निकाल के। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं ये पूरी चीज आपको बता क्यों रहा हूं, पूरी चीज इसलिए बता रहा हूं, एक तो आपको थोड़ा सा अपडेट मिले कि जो दोषी था उसको अभी घोषित कर दिया गया है, वो अब एक दोषी घोषित कर दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सेकंड रीजन ये है कि इससे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, सलमान रुशदी की बुक कौन सी है, तो सैटेनिक वर्सेस है, सैटेनिक वर्सेस है। और तीसरी चीज मैं इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि अभी ये 2024-25 में इसलिए भी न्यूज में थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया हुआ था, हाई कोर्ट में मामला गया हुआ था, जिसमें ये बात कही गई कि इस बुक पे बैन हटाना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने कहा कि एक बात बताओ, ठीक है हटा देते हैं, पर आप कम से कम वो हटा देंगे, पर इस चीज के लिए गवर्नमेंट से उन्होंने नोटिफिकेशन मांगा, जो आपने नोटिफिकेशन जारी किया था, तो गवर्नमेंट वो नोटिफिकेशन को पेश ही नहीं कर पाई, मतलब किसी को पता ही नहीं कोई नोटिफिकेशन है कहाँ। अब जब वो पेश नहीं कर पाई तो हाईकोर्ट ने माना कि भाई ऐसा कोई नोटिफिकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता और इसलिए ये जो बैन है अपने आप ही हटा दिया गया है। मतलब किसी को पता ही नहीं को नोटिफिकेशन गया कहाँ, और जब नोटिफिकेशन मिला ही नहीं तो इस बैन को अपने आप ही हटा दिया गया और अब ये इंडिया में अवेलेबल है। 2024 से ये इंडिया में अवेलेबल है, दिसंबर से आई थिंक ये अवेलेबल है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ दिल्ली में मिलेगा, दिल्ली के एक स्टोर में मिलेगा, नहीं तो अभी पूरे इंडिया में नहीं है, बट दिल्ली में अभी ये अवेलेबल हो चुकी है, लिमिटेड स्टॉक्स इसके अवेलेबल है, सलमान रुशदी की किताब। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये अभी भी छुपते छुपते ही फिरते हैं, मतलब काफी ज्यादा इनको थ्रेट रहता है, इसलिए इनको सिक्योरिटी भी मिल रखी है। कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, यही वाला क्वेश्चन आ रखा था, हु हैज रिटन सैटेनिक वर्सेस, इस टाइप से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बीएसएफ एंड एएफआई ऑर्गेनाइज बॉर्डरमैन मैराथन। अब इसके बारे में जब एक तरीके से अनाउंसमेंट किया गया था, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि बीएसएफ ऑर्गेनाइज करने वाली है बॉर्डरमैन मैराथन, है ना। किस चीज के लिए, इसका मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव है यूथ से कनेक्ट करने के लिए, है ना, और क्या है, और ड्रग्स से रिलेटेड जानकारी देने के लिए, लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए कि भाई आपको ड्रग्स नहीं करना। आपको पता है कि पंजाब जो है वो बॉर्डर स्टेट है और वहां से पाकिस्तान, जो कि एक गोल्डन क्रिसेंट का पार्ट है, वो एक तरीके से गलत तरीके से ड्रग्स को इंडिया में घुसाने की कोशिश करता रहता है। ठीक है, और इसलिए पंजाब काफी ज्यादा सेंसिटिव स्टेट बन जाता है ड्रग्स के मामलों की वजह से, और इसलिए हम लोग के जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इन्होंने ये बॉर्डरमैन मैराथन 2025 को कंडक्ट किया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें 5200 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट थे, वो अलग अलग फोर्सेस से भी आ रखे थे और कॉमन लोग भी थे जो कि एक तरीके से मैराथन कर रहे थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें अलग अलग गेम अलग अलग रखा गया था मैराथन, जैसे कि लाइक हाफ मैराथन, फुल मैराथन, और फिर उसके हिसाब से प्राइजेस को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। किस किसने कंडक्ट किया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर इसको कंडक्ट किया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। बॉर्डरमैन मैराथन के बारे में ये चीज आप थोड़ा सा कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, बीएसएफ के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। बीएसएफ का गठन कब हुआ था, बीएसएफ का गठन हुआ था 1965 में, और ये एक 1965 में, और ये एक सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स का पार्ट है ना। सीएपीएफ में टोटल सेवन फोर्सेज है, उसमें से एक बीएसएफ भी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। ठीक है, तो हर चीज को थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या यूएन पीस कीपिंग फोर्स में बीएसएफ अपने पर्सनल्स को भेजता है, तो इसका आंसर भी हाँ है कि जी हाँ भेजता है, बीएसएफ भी भेजता है, सीआरपीएफ भी भेजता है। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो हर चीज को थोड़ा सा कवर करते हुए चलोगे तो सारी चीजें क्लियर रहेगी। बॉर्डरमैन मैराथन आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। थीम क्या थी, थीम भी एक बार देख लेते हैं। थीम क्या है, थीम भी हम लोग ने लिख रखा है। थीम है हैंड इन हैंड विद बॉर्डर पॉपुलेशन इन अमृतसर पंजाब। ठीक है, तो बॉर्डरमैन मैराथन का थीम क्या है, हैंड इन हैंड विद बॉर्डर पॉपुलेशन इन अमृतसर पंजाब। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा। नेक्स्ट देखते हैं
इंडिया रिमेन्स कॉर्नरस्टोन ऑफ यूएन पीस कीपिंग, इट्स वुमेन पीस कीपर्स इंडिस्पेंसिबल। किसने कहा है? यूएन पीस कीपिंग चीफ ने कहा है, ठीक है। तो यूएन के अभी सेक्रेटरी जनरल फॉर पीस ऑपरेशंस जीएन पियरे इंडिया में आए हुए हैं। किस चीज के लिए? क्योंकि अभी पहली बार वुमेन पीस कीपर्स का एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है। कहां पे? इंडिया में होने वाला है, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। ये पहली बार ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस होने वाला है वुमेन पीस कीपर्स का। इसको अटेंड करने के लिए वहां के सेक्रेटरी जनरल आए हुए हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल फॉर पीस ऑपरेशंस के सेक्रेटरी जनरल आए हुए हैं। कहां पे? इंडिया के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पता है कि हम लोग लगातार कोशिश करें कि जो वुमेन पीस कीपर्स हैं उनकी जो मात्रा है, उनका जो नंबर्स है बढ़ाया जाए लगातार, है ना। और भी हमने देखा था पहले, इससे पहले अबे नाम के एक रीजन के बारे में आपको बताया था, जहां पे हाल फिलहाल में ही डिप्लॉय किया गया था 2023-24 में वुमेन पीस कीपर्स को। इसमें इंडियन वुमेन पीस कीपर्स भी थी जो कि डिप्लॉय करी गई थी अबे नाम के रीजन पे। अब ये कहां पे है? सुदान और साउथ सुदान के बीच में। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी देख लीजिए कि पहली बार ऐसा कुछ होने वाला है जो कि कहां पे होगा? इंडिया में, न्यू दिल्ली में होगा। और इसका थीम क्या रखा गया है? इसका थीम है वुमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ परस्पेक्टिव, ठीक है। इसमें ग्लोबल साउथ के 35 से ज्यादा कंट्रीज ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इंडिया में भेजा है और एक तरीके से पूरी चर्चा होगी कि कैसे इसमें जो क्या भागीदारी रही है वुमेन्स की और उसके नंबर्स को, उनकी क्वांटिटी को और कैसे बढ़ाया जाए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया अभी 5,000 से भी ज्यादा पर्सनल्स को कंट्रीब्यूट करता है। उसमें हमारे कई सारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के भी पर्सनल्स हैं जो कि यूएन पीस कीपिंग में जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया टोटल 4th नंबर पे है यूएन पीस कीपिंग में पर्सनल्स भेजने में, ठीक है। इससे पहले जो 3 कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो मैं भी आपको चार्ट दिखा देता हूं, ठीक है। ऐसे बताए तो मैं आपको, पहला कौन है? पहला है नेपाल। सेकंड कौन है? सेकंड रवांडा। और थर्ड कौन है? थर्ड है बांग्लादेश। एंड फोर्थ है इंडिया। ये चीज आपको नहीं पता होगी, बहुत ज्यादा लोगों को ये कंफ्यूजन होगी कि इंडिया सबसे ज्यादा पर्सनल भेजता है, पर आपको ध्यान रखना है इंडिया 4थे नंबर पे है, सबसे ज्यादा पर्सनल नेपाल भेजता है। सेकंड पे रवांडा, थर्ड पे बांग्लादेश। बांग्लादेश भी इसलिए भेजता है कि भाई वहां पे कू का खतरा है, क्योंकि ज्यादा पुरानी डेमोक्रेसी तो है नहीं वो, ठीक है। और फोर्थ है इंडिया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं वो ज्यादातर पीस कीपर्स में पर्सनल्स भेजती हैं, और जो भी नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ की जो कंट्रीज हैं वो ज्यादातर पैसे भेजते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से पूरा कॉम्बिनेशन बन के ये लोग कोशिश करते हैं कि पीस को स्टैब्लिश किया जाए। जो काफी कंफ्लिक्टेड वाला जोन है वहां पे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार हम लोग देख लेते हैं और क्या चीज इसमें दी गई है। इसमें यही बताया गया है कि लाइबेरिया में पहली बार वुमेन पीस कीपर्स को भेजा गया था 2007 में। इंडिया की वुमेन पीस कीपर्स को सबसे पहली बार लाइबेरिया में डिप्लॉय किया गया था 2007 में। यहां से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद वो अबे रीजन में भी काम कर रही हैं अभी, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा कवर करते हुए चलोगे। टोटल हमारे यूएन पीस कीपर्स कितने हैं? टोटल हमारे हैं 5466 एज ऑफ 31 अक्टूबर 2024। मतलब आप ये ध्यान रखो 5,500 के आसपास हमारे पीस कीपर्स अभी डिप्लॉयड है यूएन पीस कीपिंग में। सबसे ऊपर कौन है? सबसे है ऊपर नेपाल, फिर है रवांडा, फिर है बांग्लादेश, फिर है इंडिया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन है कि इंडिया पहले नंबर पे है, तो आप ध्यान रखेंगे नहीं, नेपाल है, सेकंड पे रवांडा है, थर्ड पे बांग्लादेश है, एंड फोर्थ पे इंडिया है 5,500 ट्रूप्स के साथ, है ना। अबे रीजन की मैं बात कर रहा था, ये कन्फ्लिक्टेड रीजन है बिटवीन सुदान एंड साउथ सुदान, है ना। ये अबे रीजन आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे भी डिप्लॉय है हमारे वुमेन पीस कीपर्स। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलोगे। नेक्स्ट देखते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड एम्बेसडर ऑफ 45 कंट्रीज टेक एलिफेंट सफारी इन काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो असम में गए हुए थे हमारे कुछ एम्बेसडर्स, फॉरेन जो एम्बेसडर्स है जो कि अभी इंडिया में हैं, उनको असम, वो सब असम में गए थे क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस हुआ है। मैं आपको उसके बारे में बाद में बताऊंगा कल के दिन। अभी के लिए जानिए, तो जब वहां पे गए हुए थे तब वो नेशनल पार्क में भी गए, काजीरंगा नेशनल पार्क में, है ना। काजीरंगा नेशनल पार्क हमेशा हर बार आपके पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इसके बारे में आपको जानना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है किस चीज के लिए? वन हॉर्न्ड राइनोसेरस के लिए, जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा है कहां पे? आसाम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आसाम में है क्या? काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां पे सबसे ज्यादा वन हॉर्न्ड राइनोसेरस पाए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए आपको ये जानना है कि यहाँ पे टोटल कितने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो एक बार थोड़ा सा देख लोगे। नाम देख लेना है, मानस, ओरांग, नामेरी, याद कर लो। मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, है ना। एक और याद रखना है, रायमोना नेशनल पार्क और
और दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, दिब्रू साइखोवा, रायमोना नेशनल पार्क एंड दिहिंग पटकाई, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको थोड़ा सा आप कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है। एक और चीज आपको जानने की जरूरत है गोलाघाट और नगांव के बारे में, क्या है वो। काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से दो डिस्ट्रिक्ट में है, आपको ध्यान रखना है। काजीरंगा नेशनल पार्क की लोकेशन क्या है, गोलाघाट एंड नगांव, नगांव डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क से एक रिवर भी होकर गुजरती है जो कि ट्रिब्यूटरी बनती है ब्रह्मपुत्रा रिवर की, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे उसका नाम क्या है। उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है डिफालू करके, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। डिफालू नाम का एक रिवर है जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क से ही होकर गुजरती है, उसके बीच से गुजरती है और वो जाकर ब्रह्मपुत्रा रिवर में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर की स्टार्टिंग कहां से होती है, चेमयुंगडंग ग्लेशियर से होती है, कल मैंने आपको बताया था इसके बारे में। यमुना के बारे में बताया था मैं आपको, गंगा के बारे में थोड़ा सा बताया था, और फिर ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बताया था, है ना। ब्रह्मपुत्र रिवर पे ही $137 बिलियन के खर्च करके चाइना सबसे बड़ा डैम बनाने वाला है पूरे प्लेनेट का। ब्रह्मपुत्र रिवर की स्टार्टिंग कहां से होती है, ये इसकी स्टार्टिंग होती है साउथ तिब्बत से, चेमयुंगडंग ग्लेशियर से, जो कि कैलाश रेंज में है, मानसरोवर लेक के पास। वहां पे इसको किस नाम से जाना जाता है, ये कल मैंने आपको बताया था। इंडिया में जब एंटर करती है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं, और फिर उसके बाद वो बांग्लादेश में मिल जाती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लास्ट में जाके ये सब मिलके क्या सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, है ना। इनकी लेंथ भी मैंने आपको कल बताई थी, लेंथ क्या क्या है, गंगा की लेंथ बताई थी, और यमुना की लेंथ बताई थी, और ब्रह्मपुत्र की लेंथ बताई थी। गंगा की लेंथ मैंने आपको बताई थी 25-25 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है, 25-25 किलोमीटर, है ना। यमुना की लेंथ क्या बताई थी, 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर, और ब्रह्मपुत्र की लेंथ बताई थी 2900 किलोमीटर। रोज रोज रिवाइज करोगे, रोज रोज सुनोगे तो सारी चीजें याद हो जाएगी, है ना। यमुना की स्टार्टिंग बताई थी यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगा की स्टार्टिंग गंगोत्री ग्लेशियर, यमुना में एक सबसे बड़ी उसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो क्या है, चंबल ट्रिब्यूटरी, जो कि उसको राइट हैंड साइड से ज्वाइन करती है। और फिर यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी बन जाता है, वो गंगा की बन जाता है। कहाँ मिलता है जाके, गंगा में, प्रयागराज में मिलता है, जहाँ पे हम लोग महाकुंभ मनाते हैं, है ना। तो इस तरीके से चीजों को आपको थोड़ा सा समझते हुए चलना होगा, तो सारी चीजें क्लियर रहेंगी, है ना। आपको इसको कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रम्प फायर्स टॉप यूएस जनरल इन अनप्रेसिडेंटेड पेंटागन शेकअप। तो अभी जो टॉप के जो जनरल्स हैं, इनका नाम आपको जानने की जरूरत नहीं है, उनको फायर कर दिया गया किसकी तरफ से, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ठीक है। और जितने भी टॉप के जो ऑफिसर्स हैं, जैसे कि एयरफोर्स जनरल CQ ब्राउन, जो कि चेयरमैन है, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी है, ठीक है, और भी बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं, उन सबको फायर कर दिया किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। अब ये मत सोचना कि डोनाल्ड ट्रंप बस ऐसे ही आए और उन्होंने फायर कर दिया, इन्होंने एक्चुअली सबक सीखा है अपने पहले टर्म से। पहले टर्म आप में से ज्यादातर लोगों को हो सकता है नहीं पता हो, बट मैं तो करंट अफेयर्स लगातार ही फॉलो करता आ रहा हूँ, पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि उस टाइम जब इनकी प्रेसिडेंसी खत्म हुई थी, तो उस टाइम इनको एक बात पता चली कि जब ये पावर में थे तो इनके जो चीफ थे वही इनकी बातों का अवहेलना कर रहे थे, क्योंकि ये चाइना को धमकी दे रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप, कि हम आप पे अटैक कर देंगे अगर आपने ये किया तो। बट पीछे से कहीं ना कहीं से जो वहां के जो टॉप जनरल थे, उन्होंने बात कर रखी थी चाइना से कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग आप पे कुछ भी अटैक अटैक नहीं करने वाले हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप को बोलना है वो बोलते रहने दो। मतलब एक तरीके से कू कह सकते हैं इसको, है ना। कू का नाम नहीं दिया गया, पर एक तरीके से इसे कू ही कहेंगे जब आप एक तरीके से जो अपने जो ऊपर सीनियर्स है उनकी बात आप नहीं सुनो तो, है ना। जो आपके कमांडर है, मिलिट्री कमांडर है, जब उनकी बात आप नहीं सुनोगे तो उसे तो कू ही कहा जाता है ना। तो एक तरीके से कू ही वाली सिचुएशन थी, और उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे साइडलाइन कर दिया गया था। तो उस बात का अभी तक इनको पता था कि इनके साथ क्या हुआ था। पिछली बार इनको एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए इन्हें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना नहीं आया, बट इस बार ये पूरे एक्सपीरियंस के साथ आए। उनको पता है कि जो टॉप के लोग हैं उनको फायर करना पड़ेगा अगर लॉयलिटी चाहते हैं तो, नहीं तो उनको लॉयल लोग नहीं मिलेंगे, और फिर उसके बाद उनको उनके साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। तो इसलिए पहले ही क्या बोलते हैं, फायर कर दिया गया है। इसको सपोर्ट किया है पीट हेगसेथ ने। पीट हेगसेथ कौन है, डिफेंस सेक्रेटरी है। इन्होंने कहा कि भाई CQ ब्राउन को आपने रख रखा था, और आप लोग कह रहे हो कि इससे पॉलिटिसाइजेशन होगा हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी जो है आरोप लगाई थी कि इससे पॉलिटिसाइजेशन होगा, क्या बोलते हैं, पूरे मिलिट्री का। तो उन्होंने कहा भी आप लोग आरोप लगा रहे हो, किस बेसिस पे लगा रहे हो। CQ ब्राउन को इनके मेरिट के हिसाब से तो नहीं चूज किया गया था, क्योंकि ये ब्राउन दिखते हैं, ये सच में ब्राउन, इनकी फोटो में आपको दिखा देता हूं, क्योंकि ये ब्लैक है
इसलिए आप इनको चूज करके आपने इनको बिठा दिया, ठीक है। ये जितने भी जनरल्स हैं टॉप के, सारे वोक जनरल्स हैं, इसलिए इनको हटाना बिल्कुल सही है। ये किसने कहा? पीट हेगसेथ ने कहा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं अभी हाल फिलहाल में ट्रंप 2.0 एरा में, है ना। मार्को रूबियो के बारे में बताया था, वो कौन है? मार्को रूबियो बने हैं कौन? मार्को रूबियो बने हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हर चीज को थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए चलोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडवीय टू इनॉग्रेट फर्स्ट एवर रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में एक और कॉन्फ्रेंस होने वाली है। एक तो कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि वुमेन पीस कीपर से लेके रिलेटेड होने वाली है, जो कि पहली इस टाइप की ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जो कि कहां पे होगी? इंडिया, न्यू दिल्ली में होगी। और ऐसी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि फर्स्ट एवर रीजनल डायलॉग है किस चीज का? सोशल जस्टिस के लिए। कहां पे होगी? ये होगी न्यू दिल्ली के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फॉरेन डिग्नेटरीज भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसे कंडक्ट कर रहा है। सोशल जस्टिस ग्लोबल कोलिशन ऑफ सोशल जस्टिस इसे कंडक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। और इंडिया का लेबर डिपार्टमेंट इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजों से रिलेटेड बात होगी, है ना। और इंक्लूसिविटी की बात होगी, और भी बहुत अलग अलग टाइप की चीजें की बात करी जाएगी, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट हो गया, सस्टेनेबल सोसाइटीज हो गया, रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस हो गए। इन सारी चीजों के ऊपर बात करा जाएगा। वर्क प्लेसेस के बारे में बात किया जाएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बात किया जाएगा फॉर डिसेंट वर्क, रोल ऑफ एआई इन प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस। इन सारी चीजों से रिलेटेड बात होगी कहां पे? इस कॉन्फ्रेंस में। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कहां पे हो रहा है? न्यू दिल्ली में हो रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, कहां पे होगा? ये होगा न्यू दिल्ली में। ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस, रीजनल सोशल जस्टिस के लिए कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में होने वाला है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रंप एलिमिनेटिंग 2000 यूएस एड पोजीशंस इन यूएस नोटिस सेज, ठीक है। तो यूएस एड, इसके बारे में आप जानते होंगे, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था यूएस एड पे आरोप लगाया था किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने, कि इसने 21 मिलियन डॉलर्स यूएस एड के तौर पे इंडिया में भेजे। कई सारे मिलियन डॉलर्स बांग्लादेश में भेजे तख्तापलट कराने के लिए, और इंडिया में इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी 21 मिलियन डॉलर्स को भेजा गया था। कहां पे? इंडिया में। अब यहाँ के जो स्टाफ है, यूएस एड में काम करने वाले जो स्टाफ है, जिसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करता है कौन? यूएस एड खुद ही। उसको फायर कर दिया गया है ट्रंप की तरफ से। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ट्रंप ने कहा कि ये बिल्कुल सही है, एक तरीके से गवर्नमेंट का बजट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और एक तरीके से कुछ इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए हम लोग इनको फायर करें। और एकदम से 2000 लोगों को फायर कर दिया गया है, छुट्टी पे भेज दिया गया है। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो लगातार एक्शन देखा जा रहा है किसकी तरफ से? डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, है ना। और उन्होंने तो कसम खा रखी है कि वो लोग डीप स्टेट को खत्म कर देंगे यूएसए की। अब डीप स्टेट क्या होती है? डीप स्टेट है उनके जो पुराने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कि काफी ज्यादा टाइम से पावर में हैं। ब्यूरोक्रेट्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, है ना, बड़े पॉलिटिशियंस हो गए। तो ये सारे मिलके एक डीप स्टेट का पार्ट माने जाते हैं, ठीक है। अभी डीप स्टेट किसी को दिखता नहीं है, बस एक थ्योरी है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, जो कि एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाता है यूएसए के अंदर, और सारी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इससे पहले कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो रहे हैं यूएसए के, वो यूएस एड को एक माध्यम बता चुके हैं पूरे वर्ल्ड पे इन्फ्लुएंस रखने का यूएस का, ठीक है। तो यूएस अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश करता है यूएस एड के माध्यम से। ये बात बताई गई है यूएस के पुराने फॉर्मर प्रेसिडेंट्स द्वारा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्ट मीट्स टेक्नोलॉजी, शारजा लाइट फेस्टिवल ट्रांसफॉर्म्स द एमिरेट्स स्काईलाइन, ठीक है। तो अभी शारजा लाइट फेस्टिवल हो रहा था। टोटल ये 14 शारजा लाइट फेस्टिवल अभी कंक्लूड हो चुका है। टोटली 3 वीक्स तक चला था। फरवरी के फर्स्ट वीक में इसे स्टार्ट किया गया था। 3 वीक खत्म होते ही इसका अब समापन हो चुका है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? ये बस एक कल्चरल फेस्टिवल मान लो, किस चीज का? यूएई का। इसको एक कल्चरल फेस्टिवल माना जा सकता है। जब इसकी स्टार्टिंग की गई थी तो उस टाइम इसको उतना नहीं सोचा गया था कि इस टाइप से इस लेवल पे किया जाएगा। अब यूएई के अलग अलग साइट्स पे इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। मतलब उसको लाइटिंग से, इस टाइप से लाइटिंग से की जाती है, और यहाँ पे अलग अलग टाइप के साउंड्स बजाए जाते हैं, गाने वाने चलते रहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से काफी ज्यादा लोग विजिटर्स भी आते हैं और इनको देखते हैं, और एक तरीके से काफी बढ़िया फील करते हैं। कहाँ पे होता है? ये होता है यूएई में अलग अलग साइट्स पे होता है। और इस बार हुआ था 14th एनुअल शारजा लाइट फेस्टिवल। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइप के लाइट्स जो है उनके डिजाइन को दिखाया जाता है ना, और उसको एक तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करी जाती है, ठीक है। मतलब टेक्नोलॉजी को ब्लेंड करने की कोशिश कर रही है किससे? कल्चर से। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एआई डाउनलोड्स इन इंडिया सरपास यूएस चाइना, फॉरेन मिनिस्टर सीतारमन, ठीक है। तो फॉरेन मिनिस्टर सीतारमन एक जगह बयान दे रही थी, तब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला के एक बयान को रेफर किया, जिसमें सत्य नडेला ने बताया था कि इंडिया इज यूज केस कैपिटल ऑफ एआई।
और इससे पहले मैंने आपको बता रखा है कि जो चैट जीपीटी के मालिक हैं उन्होंने भी सेम बात कह रखी है, चैट जीपीटी के जो फाउंडर हैं उन्होंने भी सेम बात कर रखी है, कह रखी है कि इंडिया एआई में लीड कर सकता है पूरे वर्ल्ड को, है ना। सीतारमन जी ने एक बात बहुत खास बताई है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो नहीं, बट यूपीएससी या बीपीएससी या जो भी आप मेंस देंगे, है ना, उसके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आपको कोई डेटा कोड करना हो तो, है ना। एआई से रिलेटेड डेटा कहीं से भी निकल के आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा कोड करने में आसानी होनी चाहिए। इसमें बताया गया कि इंडिया में अभी तक 3 बिलियन एआई रिलेटेड 3 बिलियन एआई रिलेटेड ऐप को डाउनलोड किया गया है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। इसने यूएस और चाइना को भी सरपास कर दिया है। यूएस में अराउंड 1.5 बिलियन ऐसे डाउनलोड्स हुए हैं और चाइना में 1.3 बिलियन, और हम लोग इनसे दोगुना है कम से कम एआई से रिलेटेड चीजों को डाउनलोड करने में। दैट मीन्स कि हम लोग एआई को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने वर्क कल्चर के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं, है ना। अब इसको हम लोग काफी अच्छी तरीके से, खास तरीके से यूज करने की कोशिश करेंगे। हम लोग दूसरी कंट्री से की तरह पीछे नहीं रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा। आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड मैं आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, उसे जरूर सॉल्व करिए, और फिर नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को रैप अप करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।